साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत मिडिवल इंडिया यूनिट 5 मुगल मनसबदारी व भू राजस्व व्यवस्था मनसबदारी एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताओं का आलोचनात्मक उल्लेख कीजिए। जब कभी आलोचनात्मक उल्लेख पूछा जाए तो उसका अर्थ विशेषताएं और उसके गुण और अवगुण दोनों का उल्लेख करना होता है। डिस्कस क्रिटिकली द फीचर्स ऑफ मुगल मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालिए। जहांगीर और शाहजहां के समय में इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। व्हाट चेंजेस हैड टू बी मेड इन इट ड्यूरिंग द रेंज ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनसबदारी का अर्थ। मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा का पद अथवा श्रेणीबद्ध पद है। मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा का पद अथवा श्रेणीबद्ध पद है। मुगल प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के पद और वेतन का निश्चय और शासन तथा दरबार में उनकी श्रेणी और सम्मान का निश्चय मनसब से किया जाता था। इरविन का कथन है कि मनसबदार मुगल साम्राज्य के अधिकारी का वह पद है जो अधिकारी वर्ग में उसके दर्जे, उसके वेतन और दरबार में उसके स्थान को निश्चित करता है। तो इरविन ये बताते हैं मनसबदारी का अर्थ और परिभाषा। डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव लिखते हैं कि मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा का पद अथवा श्रेणीबद्ध पद है। मनसबदारी प्रथा का संगठन दाशमिक प्रणाली या दशमिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली के आधार पर घुड़सवार सेना का विभाजन था। इसके अब दशमलव प्रणाली या दाशमिक प्रणाली क्या होती है? तो 0 के गुणांक में सेना को रखना। जैसे 10 सैनिकों के ऊपर एक पद दे दिया, फिर 100 सैनिकों के ऊपर वो 100 पदों के ऊपर एक और पद दे दिया, इस तरह से, या 20 या 50 इस तरह से, 25, 55, 56 इस तरह से नहीं, केवल 0 वाले फिगर्स में प्रणाली को बांटना। तो मनसबदारी प्रथा का संगठन दाशमिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली के आधार पर घुड़सवार सेना का विभाजन था। ये डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव का मत है। इसके अनुसार सम्राट किसी भी व्यक्ति को एक एक संख्या का मनसबदार नियुक्त करता था। जैसे किसी के अंडर में 10, फिर किसी के अंडर में वैसे 20 अधिकारी, फिर 100, फिर 500, फिर 1000, इस तरह से। इस आधार पर मनसबदार को राज्य से नगद अथवा जागीर के रूप में वेतन प्राप्त होता था और इसके बदले में उसे नियमानुसार घोड़े, हाथी, बैलगाड़ियां, भारवाहक पशु, सैनिक आदि रखने पड़ते थे। इनके खर्च से जो धन बचता था वह उसका वेतन होता था। मनसबदार को राज्य द्वारा निर्धारित सेना और राजस्व संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता था इसके अंदर। अब आता है मनसबदारी प्रथा की प्रमुख विशेषताएं। तो सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के प्रशासन में मनसबदार होते थे। अकबर के शासनकाल में सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के प्रशासन में मनसबदार होते थे। राज्य के प्रत्येक बड़े अधिकारी को, चाहे वह सैनिक विभाग में हो अथवा असैनिक विभाग में, मनसबदार के रूप में ही सरकारी सेवाओं में भर्ती किया जाता था। वो मनसबदारों की श्रेणियां, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अकबर के शासनकाल में मनसबदारियों की 33 श्रेणियां थी, 33, और उसके शासनकाल में सबसे नीचा मनसब 10 का और सबसे ऊंचा मनसब 10,000 का था अकबर के शासनकाल में। लेकिन अपने शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह 12,000 तक का कर दिया और 5,000 से ऊपर के मनसब केवल शहजादों को दिए जाते थे, परंतु कुछ अमीरों, सरदारों आदि को 7,000 का मनसब भी प्रदान किया जाता था। जैसे मानसिंह, मुगल मानसिंह को, राय सिंह को, इनको 5,000 से ज्यादा के मनसब दिए थे। मनसब के अनुसार सैनिक रखना अनिवार्य नहीं। तो यद्यपि मनसबदारों को अपने पद और वेतन के अनुसार अपने अधीन सैनिक, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि रखने पड़ते थे तथा इनकी संख्या सम्राट द्वारा निश्चित की जाती थी, परंतु धीरे धीरे इस नियम में शिथिलता आ गई और यह आवश्यक नहीं था कि जितने का मनसब मिला हो उतनी ही संख्या में कोई मनसबदार सैनिक रखे। बाद में बंद हो गया ये नियम। हुलिये और दाग प्रथा की अनिवार्यता। मनसबदारों के लिए हुलिया और दाग प्रथा अनिवार्य था, जिससे कि वे किसी प्रकार की बेईमानी नहीं कर सके। मतलब जैसे किसी को 500 घोड़े रखने हैं तो उसने एक ही घोड़े को 4 घोड़ों को 2 बार गिना दिया तो 8 घोड़े काउंट हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए उन घोड़ों को आग से या उससे दाग दिया जाता था, तो निशान पड़ जाता था, तो उसको दोबारा काउंट नहीं किया जाता था। इसी तरह से सैनिकों का भी हुलिया रखने की प्रथा दी गई। ऐसा नहीं था कि एक मनसबदार दूसरे के यहाँ भी अपनी सैनिक भेज दे, तो उसको रोकने के लिए उनका हुलिया नोट करने की प्रथा शुरू की, जिससे कि प्रत्येक मनसबदार को कुछ विशेष हुलिया दिया जाता था।
सैनिकों का पूरा नाम, हुलिया और विवरण एक रजिस्टर में लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त घोड़ों को दागा जाता था। मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति। मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं सम्राट द्वारा की जाती थी। योग्य और ईमानदार व्यक्ति को ही मनसबदार के पद पर नियुक्त किया जाता था। मनसबदारों की पदोन्नति भी सम्राट की इच्छा पर निर्भर करती थी। मनसबदारों की पदोन्नति के लिए कोई नियम नहीं था। सम्राट अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मनसबदार को पदोन्नति दे सकता था। प्राय योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर पदोन्नति दी जाती थी। मनसबदारों का वेतन। मनसबदारों को वेतन नगद या उसके अनुरूप जागीर के रूप में दिया जाता था, किंतु अकबर प्राय मनसबदारों को नगद वेतन देना ही पसंद करता था। मनसबदारों को जो वेतन मिलता था उसमें उनके अधीन सैनिकों का वेतन, घोड़े, हाथियों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि का भी भत्ता शामिल होता था और उसमें से वे अपने सैनिकों को वेतन देते थे। इनका खर्चा काटकर जो वेतन बचता था वह मनसबदारों उनके तथा उनके परिवार के खर्च के लिए होता था। जात और सवार पद। अकबर के शासन के अंत में जात के अतिरिक्त सवार मनसब का भी उल्लेख मिलता है। जात तथा सवार के अर्थ के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। ब्लैकमैन का कथन है कि जात शब्द सैनिकों की उस संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते थे, जबकि सवार शब्द मनसबदार के घुड़सवारों की वास्तविक संख्या का परिचय था। इरविन कहते हैं कि जात शब्द से मनसबदार के घुड़सवारों की वास्तविक संख्या प्रकट होती थी और सवार एक सम्मान सूचक शब्द था जो जात द्वारा सूचित घोड़ों की संख्या से अधिक संख्या का पता देता था। ये इरविन कहते हैं। तो जात तथा सवार पद की 3 श्रेणियां थी। जात तथा सवार पद के अनुसार 3 श्रेणियां बनी थी। 3 श्रेणी के मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता था जात और सवार के आधार पर। पहला तो जिन मनसबदारों को जात और सवार पद बराबर होते थे, जैसे 3000 का जात और 3000 का सवार, वे प्रथम 3 श्रेणियों के मनसबदार कहलाते थे। जिन मनसबदारों का सवार पद जात से आधा अथवा आधे से कुछ ज्यादा होता था वे द्वितीय श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे। तो आप देखिए सवार पद पे उसकी पोजीशन निर्भर कर रही है। और जिन मनसबदारों का सवार पद जात पद के आधे से भी कम होता था वे तृतीय श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे। मान लीजिए किसी को 3000 का जात प्राप्त है और किसी को सवार प्राप्त है 3000 का, ये प्रथम श्रेणी में आएगा। फिर द्वितीय श्रेणी में 3000 का जात और फिर इसका 1500 या 1600 या 1700, तो ये द्वितीय श्रेणी में आएगा। और तीसरा 3000 का तो जात और ये फिर ये इसके बाद 1400, 1000, 700 जो भी, तो इस तरह से तृतीय श्रेणी में मनसबदारों को बांटा गया था। जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत जो नियम बनाए थे वे जहांगीर के समय में भी प्रचलित रहे, परंतु जहांगीर के शासनकाल में दुअस्पा और सीअस्पा और सीअस्पा, ये जहांगीर के शासनकाल में इस तरह से बांट दिया गया। दुअस्पा और सीअस्पा का प्रचलन हुआ। जहांगीर के शासनकाल में राजकुमारों को 4000 तक का मनसब प्रदान किया गया था। शाहजहां के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा। तो जहांगीर के शासनकाल की उपलब्धि ये रही कि दुअस्पा और सीअस्पा में बांटा गया मनसबदारी को। शाहजहां के शासनकाल में भी दुअस्पा और सीअस्पा का प्रचलन जारी रखा। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में साधारण घुड़सवार को 9600 दाम वार्षिक वेतन के रूप में मिलते थे अकबर और जहांगीर के समय में, परंतु शाहजहां के शासनकाल में घुड़सवार का वेतन 9600 दाम से घटाकर 8000 दाम कर दिया घुड़सवार का। शाहजहां के शासनकाल में राजकुमारों को 60,000 तक का मनसब दिया गया। देखिए आप कितना जबरदस्त चेंज हुआ। जहांगीर के काल में तो 4000 तक का मनसब, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता था और अकबर के काल में भी यही था। लेकिन शाहजहां ने जो राजकुमार थे उनको 60,000 तक का मनसब दिया। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा। तो औरंगजेब ने भी दुअस्पा और सीअस्पा का प्रचलन जारी रखा। उसके शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या और बढ़ गई। औरंगजेब के शासनकाल में भी घुड़सवार सैनिकों को 8000 दाम वार्षिक वेतन के रूप में मिलते थे, जबकि अकबर के समय पे 9600 मिलते थे घुड़सवार को। उसके समय में औरंगजेब के समय में राजकुमारों को 4000 तक का मनसब प्रदान किया गया। इसमें भी 4000 हो गया। तो शाहजहां के काल में 60,000 तक का मनसब दिया गया। अब इसके गुण और दोषों की बात करें, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट्स की बात करें तो पहला है योग्य मनसबदारों की सेवाएं प्राप्त होना। केवल योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को ही मनसबदारों के पदों पर नियुक्त किया जाता था। सैन्य संगठन के दोषों को दूर करना। मनसबदारी प्रथा ने मुगलों के सैन्य संगठन के दोषों को दूर करने में भी योगदान दिया, जिससे मनसबदारी प्रथा के कारण मुगलों का सैन्य संगठन मजबूत हो गया। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा। मनसबदार मुगल साम्राज्य के प्रति निष्ठा और स्वामी भक्ति रखते थे और विद्रोहियों का दमन करने और साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मनसबदारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला और साहित्य की उन्नति। मनसबदार कला और साहित्य के भी पोषक थे। वे विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों का उदारतापूर्वक संरक्षण देते थे। मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि।
मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति योग्यता, क्षमता और ईमानदारी के आधार पर की जाती थी। अतः मनसबदार बड़ी लगन, परिश्रम, उत्साह और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करते थे। इससे मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्ति, सैनिकों को एकत्रित करने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी मनसबदारों पर ही थी। अतः मुगल सम्राट बहुत सी प्रशासनिक परेशानियों से बचे रहते थे। मनसबदारी प्रथा के दोष, सैनिकों की सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति का अभाव। तो मनसबदार ही अपने सैनिकों की भर्ती करते थे, उनकी पदोन्नति भी वे करते थे। इससे प्रत्येक मनसबदार के सैनिकों की स्वामी भक्ति मनसबदार के प्रति ही रहती थी, उन्हें उनमें सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति का अभाव था। सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, विभिन्न जातियों और संप्रदायों के मनसबदार अपनी ही जाति और संप्रदाय के व्यक्तियों की सेना में रखते थे। ऐसे सैनिक अपने ही मनसबदार के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे, सम्राट और साम्राज्य के प्रति नहीं। तो सैनिकों में भी राष्ट्रीय भावना का अभाव होता था। सेना में भ्रष्टाचार, सैनिकों का तबादला नहीं होता था। साधारणतः एक सैनिक एक ही मनसबदार के पास जीवन भर रहता था और सैनिकों का वेतन मनसबदारों द्वारा वितरित होने के कारण प्राय भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती थी, जिसके कारण सरकार को बार बार नियमों में परिवर्तन करना पड़ता था। सैनिकों की कार्यक्षमता का अभाव, प्रत्येक व्यक्ति में सैनिक और सिविल दोनों कार्य करने की क्षमता नहीं रहती थी। मनसबदार पूर्णतया सैनिक अधिकारी नहीं थे। सैनिक अभियानों में उन्हें अचानक नागरिक प्रशासन में भेज दिया जाता था और इसी प्रकार मनसबदार होने से ऐसे व्यक्तियों को सैनिक अभियानों में भी भेज दिया जाता था जिनके वे योग्य नहीं थे। इससे सेना की दक्षता और कार्यक्षमता में कमी आ जाती थी। विलास प्रियता में वृद्धि, मनसबदारों की मृत्यु के बाद उनकी समस्त धन संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थी। अतः मनसबदार बड़े ठाट बाट और शान शौकत से जीवन व्यतीत करते थे और अपने जीवन काल में अपना समस्त धन खर्च कर दिया करते थे। अतः इससे मनसबदारों की विलासप्रियता में वृद्धि हुई। सेना में एकरूपता का अभाव, प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी सेना को अपने अपने तरीकों से सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करता था। इस कारण मनसबदारों की सेनाओं में एकरूपता का अभाव था। मनसबदारों में आपसी वैमनस्यता, अधिकतर मनसबदार आपस में ईर्ष्या और द्वेष रखते थे। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। अतः उनकी गुटबंदी और वैमनस्यता के कारण मुगल साम्राज्य को पर्याप्त क्षति उठानी पड़ी। नेक्स्ट आता है हमारा मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था, अकबर के भूमि सुधार प्रयोग। तो discuss critically the features of Mughal land revenue system. Analysis the revenue system of Akbar. Write a critical note on the Akbar's land revenue administration. तो अकबर के भू राजस्व प्रबंध या भू राजस्व प्रणाली को देखते हैं। तो अकबर वो पहला सम्राट था जिसने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए और विभिन्न अर्थ मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, अधिकारियों को देखरेख में अनेक सुधार उसने किए। तो प्रथम प्रयोग था उसका 1560 में अब्दुल मजीद आसफ खां को उसने अर्थ मंत्री नियुक्त किया और उसने जागीरों की आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। दूसरा प्रयोग था उसका 1763 में। दूसरा प्रयोग 1563 ईस्वी में अकबर ने एतिमाद खां को अर्थ मंत्री नियुक्त किया। तो पहले प्रयोग में तो अब्दुल मजीद आसफ खां को, दूसरे प्रयोग में एतिमाद खां को उसने खालसा भूमि तथा जागीरों की भूमि की सीमाओं का विभाजन किया। तीसरा प्रयोग 1564 में मुजफ्फर खां को राज्य का दीवान या अर्थ मंत्री नियुक्त किया। उसने राज्य के लगान की आय का ठीक प्रकार से पता लगाने के लिए 10 कानूनगो नामक अधिकारी नियुक्त किए। चतुर्थ सुधार 1568 में शिहाबुद्दीन अहमद खां को खालसा भूमि का दीवान नियुक्त किया गया। उसने नस्क प्रणाली शुरू की जिसके अनुसार पैदावार का अनुमान करके सरकार और जमींदारों के बीच बंदोबस्त की व्यवस्था की गई, परंतु यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। 1571 में टोडरमल तथा मुजफ्फर खां ने मिलकर नई व्यवस्था की जिसके अंतर्गत प्रत्येक परगने के लिए अलग अलग भूमि कर दरों की नई सूचियां तैयार की गई और उपज के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया गया। 10 साला बंदोबस्त 1580 में टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त लागू किया और इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। तो पहला है भूमि की पैमाइश। 10 साला प्रणाली के अंतर्गत खेती योग्य भूमि की पैमाइश करवाई गई। अब रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब आरंभ की गई जिसके टुकड़े लोहे की पत्तियों से जुड़े होते थे। मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया जो 41 अंगुल का होता था। भूमि का वर्गीकरण, कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया, पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज भूमि सबसे उत्तम होती थी जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। परती भूमि पर भी वर्ष भर खेती होती थी परंतु उसे पुनः उर्वरा शक्ति प्रदान करने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था बीच बीच में। और चाचर ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष खेती नहीं की जाती थी, चाचर भूमि कहलाती थी। बंजर इस भूमि पर 5 या इससे भी अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी। पहली 3 प्रकार की भूमि को 3 और श्रेणियों में बांटा जाता था, उत्तम, मध्यम और खराब। तीसरा पॉइंट है भूमि कर निर्धारण। प्रत्येक प्रकार की भूमि पिछले 10 वर्षों की उपज का पता लगाकर उसकी भूमि
की औसत पैदावार का पता लगाया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था। उस औसत पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। भूमि कर का नगद रुपयों में परिवर्तन। अकबर भूमि कर अनाज की बजाय नगद रुपयों में वसूल करना अधिक अच्छा समझता था, अतः उसने पिछले 10 वर्षों के विभिन्न अनाजों के मूल्यों का औसत निकलवा कर मूल्य सूचियां तैयार करवाई। इस कार्य के लिए संपूर्ण राज्य को दस्तूर क्या होते थे? आर्थिक इकाइयां जो शासन प्रबंध की इकाई से अलग थी। दस्तूरों में बांटा संपूर्ण राज्य को। जैसे अभी हम देखते हैं ना, पुलिस सर्किल अलग होते हैं, ट्रैफिक के परिवहन के सर्किल अलग होते हैं, संभाग वगैरह, जिले परिवहन के जिले अलग हैं, परिवहन के संभाग अलग हैं, प्रशासनिक संभाग और जिले अलग हैं, इस तरह से। तो पिछले 10 वर्षों की कीमतों का पता लगाकर प्रत्येक गल्ले की औसत कीमत निकाली जाती थी और वह औसत कीमत उस पर अनाज की उस दस्तूर में अगले 10 वर्षों के लिए मान्य कीमत थी, जिसके आधार पर किसान अपना लगान सिक्कों के रूप में राज्य को देता था। जागीरदारी भूमि। तो जागीरदारी भूमि भी इस व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। जो भूमि जागीरों के रूप में दी गई थी, उसकी लगान व्यवस्था का प्रबंध केंद्रीय अधिकारी करते थे। भूमि कर की वसूली। भूमि कर वर्ष में 2 बार वसूल किया जाता था, प्रथम बार रबी की फसल में और दूसरी बार खरीफ की फसल में। अभी भी ऐसे ही किया जाता है। किसानों के लिए पट्टा और कबूलियत की प्रणाली। किसानों को पट्टे दिए गए जिनमें भूमि की किस्म, क्षेत्रफल और निश्चित भूमि कर का विवरण लिखा रहता था। बदले में किसानों से कबूलियत स्वीकृति पत्र ली जाती थी, जिसमें किसान निश्चित भूमि कर चुकाने की प्रतिज्ञा करता था। कबूलियत। किसानों की सुविधाएं। अकबर ने किसानों और राज्य के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया और शेरशाह की भांति रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसान से ही लगान या कर वसूल किया था, बीच में किसी प्रकार से जमींदार, जागीरदार या महाजन वगैरह बिचौलिए नहीं होते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की शेरशाह की तरह। उसने किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान की, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा, भूमि पर उनका अधिकार मान लिया गया। अतिवृष्टि या अनावृष्टि, अकाल आदि के कारण फसल नष्ट हो जाने पर सरकार की ओर से उस क्षेत्र का भूमि कर माफ कर दिया जाता था और किसानों को आवश्यक सहायता भी दी जाती थी। भूमि कर व्यवस्था की अन्य प्रणालियां। तो जिन प्रांतों में 10 साला बंदोबस्त लागू नहीं किया गया, वहां भूमि कर निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रणालियां अपनाई गई। पहला है बटाई प्रणाली, इसे गल्ला बख्शी प्रणाली भी कहते थे। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा नस्क प्रणाली, इसे कनकूत प्रणाली भी कहा जाता था। इसके अनुसार खड़ी फसल के अनुमान के आधार पर सरकारी लगान निश्चित किया जाता था और फसल कटने पर सरकार अपना भाग ले लेती थी। जब्ती प्रथा, इसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी और भूमि कर का निर्धारण फसल के आधार पर होता था। राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी। राजस्व विभाग में प्रमुख कर्मचारी होते थे पटवारी। ये पटवारी किसानों से भूमि कर की वसूली में सहायता करता था। मुकद्दम, वह सरकार और गांव के किसानों के बीच मध्यस्थता काम करता था और भूमि कर की वसूली में सहायता करता था। कानूनगो, परगने में कानूनगो राजस्व विभाग का अधिकारी था। आमिल, यह परगने में राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण वैतनिक अधिकारी था। फौजदार, यह परगने में भूमि कर की वसूल की गई समस्त राशि को राजकोष में जमा कराता था। तो जहांगीर की भू राजस्व व्यवस्था। जहांगीर के समय में लगान व्यवस्था का मूल स्वरूप अकबर के समय की भांति ही रहा, परंतु उसका प्रबंध शिथिल हो गया। मोरलैंड का कथन है कि प्रशासन की शिथिलता के कारण जहांगीर के समय में 10 साला बंदोबस्त समाप्त हो गया और ठेकेदारों या मुकदमों से संपूर्ण गांवों के लगान की वसूली का समझौता किया गया। शाहजहां का भू राजस्व व्यवस्था। शाहजहां के काल में भी कुछ परिवर्तन हुए। पहला है, शाहजहां के शासनकाल में लगान वसूल करने का काम ठेकेदारों को ठेके पर दिया गया। दूसरा, शाहजहां के समय में इस व्यवस्था में और अधिक गिरावट आई और डॉक्टर सक्सेना का कथन है कि राज्य की 70% भूमि जागीरदार को दे दी गई और राज्य का संपर्क जागीरदारी भूमि में किसानों से नहीं रहा। तीसरा है, शाहजहां ने भूमि कर को भी बढ़ा दिया। और औरंगजेब के टाइम की बात करें तो औरंगजेबी शासन काल में लगान व्यवस्था में वे समस्त दोष प्रचलित थे जो शाहजहां के समय में उत्पन्न हुए थे। जागीरदारी व्यवस्था, लगान वसूली के लिए ठेकों पर भूमि का दिया जाना 2/3 से लेकर और 1/2 तक और आवश्यकता होने पर उससे भी अधिक लगान मात्रा में लगान का वसूल किया जाना। तो औरंगजेब के टाइम पे देखो आप 2/3 से लेकर के और 1/2 तक या इससे भी ज्यादा लगान वसूल किया जाता था। अकबर के समय 1/3 होता था। और संपूर्ण भूमि से लगान लिया है ना, चाहे वो उस पर खेती की गई हो अथवा नहीं की गई हो, ये सारे दोष इसके टाइम पे थे। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के समय में भू राजस्व व्यवस्था। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के समय में तो भू राजस्व व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई और भूमि को ठेकेदारों को देने के अतिरिक्त कोई कार्य शेष नहीं रहा। सरकार इन ठेकेदारों से अधिक धन की मांग करती थी और ये ठेकेदार किसानों से अधिक धन वसूल करते थे। इससे किसानों की दशा और खराब हो गई और राज्य का आर्थिक ढांचा नष्ट हो गया। तो इस तरह से ये मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था हमारी समाप्त हो जाती है।
छोटे क्वेश्चन में मुगल प्रशासन की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था का आधार ईरान और अरब का शासन था। मुगल शासन व्यवस्था का मूल स्रोत सैनिक ही था। मुगल शासन निरंकुश था और मुगल शासन प्रबुद्ध निरंकुशता का शासन था। मुगल शासन में मुगल काल में परगनों का प्रबंध करने वाले अधिकारियों के नाम बताइए। परगनों में तो एक तो शिकदार होता था, एक अमीन, एक फौजदार और एक कानूनगो। इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।